हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सीएमए रिवीजन सीरीज में। ठीक है, वेलकम टू वीजी स्टडी हब। ठीक है, चलिए सर, आज का हमारा टॉपिक है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एबीसी कॉस्टिंग भी आप कहोगे। ओल्ड सिलेबस में तो ये सेपरेट चैप्टर है पूरा एबीसी, 4 से 5 मार्क का कम से कम उसका वेटेज है। न्यू में ये डिसीजन मेकिंग टूल्स के अंदर है और 2 मार्क तक का इसका वेटेज है अंडर न्यू सिलेबस। ठीक है, चलिए तो आज हम पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने अभी तक के सारे वीडियोस देख लिए हैं। सर हमने रेशो एनालिसिस पढ़ लिया है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यू, हमने हाल ही में कल ही मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया है सर, थ्योरी एज वेल एज एमसीक्यू, और ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट भी हो चुका है। ठीक है, इतने सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आई होप आप फॉलो कर रहे हो, आई होप आप देख लोगे अगर नहीं भी देखा होगा तो। ठीक है, चलिए सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, सेम पूरा वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूंगा सर, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। छोटा सा टॉपिक है जो काम का है, एग्जाम के हिसाब से आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, वो सारी बातें इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो कंसेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चों को दिक्कत कंसेप्ट की वजह से ही होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नाम में ही मीनिंग है कि ये भी कॉस्टिंग है, जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जिसको आप यहां पे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहोगे। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का ही मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और ये एक नया ही टाइप ऑफ कॉस्टिंग है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसके सामने क्या है, ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने का है। ठीक है, ये आज के जमाने का है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग ही करनी है, प्रोडक्ट की ही कॉस्ट निकालनी है, या जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जॉब इंडस्ट्री है तो जॉब का कॉस्ट निकालना है, बैच इंडस्ट्री है तो बैच का निकालना है, जो भी आपका बेस होगा, जॉब, सर्विस, प्रोडक्ट्स, जो भी होगा, प्रोसेस, तो उसी का कॉस्ट निकालना है सिर्फ। अब वो एक्टिविटी के हिसाब से होगा। ये पूरा जो आइडियोलॉजी है ये इस बात पे टिका है कि जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट इंकर होता है, वो एक्टिविटी के हिसाब से होता है, वो एक्टिविटी के हिसाब से होता है। बराबर, आप एक्टिविटी कंज्यूम करते हो सर्विस या प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो खर्चा डायरेक्ट प्रोडक्ट का नहीं लगता, खर्चा डायरेक्ट सर्विस, जॉब, बैच इसका लगता ही नहीं है। खर्चा तो एक्टिविटीज का लगता है, रिसोर्सेज का लगता है। तो इसीलिए जो हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में हम क्या 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 करते हैं, सारे जो खर्चे हैं हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते हैं, कोई ना कोई एक सूटेबल बेसिस पे। आपको पता ही है, डायरेक्ट खर्चा तो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, आप 1 to 1 चार्ज करते हो। इनडायरेक्ट जो खर्चा होता है जिसको आप ओवरहेड्स कहते हो, उसके लिए एक सूटेबल बेसिस आप एलोकेट करते हो और उसको फिर अपोर्शनमेंट करते हो। मतलब हम ओवरहेड्स डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं, आए ख्याल में। तो यही उसका ड्रॉबैक है, इनका कहना है वही इनका ड्रॉबैक है, क्योंकि 1 to 1 एक्सपेंस का उस डायरेक्ट प्रोडक्ट से, उस सर्विस से, उस जॉब से 1-on-1 कनेक्शन है ही नहीं। पर क्योंकि आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं होता है तो आप चला लेते हो काम। लेकिन यहां क्या सोचना है इनका कि नहीं, हम कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट कि क्यों खर्चा हो रहा है, खर्चा किसके वजह से हो रहा है, और उसी को यहां पे हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। यहां पे हम उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट ड्राइवर, कि कॉस्ट को कौन ड्राइव कर रहा है, क्या किसके वजह से हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, कॉस्ट इंकर हो रहा है, तो वो होता है कॉस्ट ड्राइवर। तो हर एक्टिविटी से हम कॉस्ट ड्राइवर ढूंढते हैं कि कॉस्ट कौन ड्राइव कर रहा है, और उसके हिसाब से एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। तो इससे सर फायदा क्या होगा, फायदा बस यही है कि जो आप पहले अंदाजा लगा रहे थे, जो आप अप्रोक्सीमेट काम कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट काम से भी प्रॉब्लम होता है कि अगर आप अंदाजे से सब बांटोगे, एक्यूरेसी अगर नहीं है एक्सपेंसेस के एलोकेशन में, अगर एक्यूरेसी नहीं है, तो सर इसका फर्क क्या पड़ता है कि कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट कम दिखती है और कुछ प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा दिखती है। अब कॉस्ट के हिसाब से आप सारे डिसीजन लेते हो, कॉस्ट के हिसाब से सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो, कॉस्ट के हिसाब से मेक और बाय, शट डाउन डिसीजन, सारे जो भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो वो कॉस्ट के बेसिस पे ही तो करते हो ना। अगर कॉस्ट ही एक्यूरेट नहीं रही तो कल आपके डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं होंगे, और डिसीजन एक्यूरेट नहीं रहे तो आपका सक्सेस फेलियर कैसे होगा। बराबर, मतलब बदल सकता है, गलत डिसीजन आप ले सकते हो जिसके से आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। तो इसीलिए कॉस्ट एक्यूरेटली कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। अगर आपका बहुत बड़ा काम है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हो, मल्टी लोकेशन का आपका बिजनेस है, तो कॉस्ट का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। तो ये मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए ही है, आपको इमेजिनेशन तो यहां पे रखनी है, दैट इज फॉर मल्टी प्रोडक्ट बिजनेस। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और अलग अलग एक्टिविटीज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है,
तो ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो कॉस्ट होता है, ठीक है, डायरेक्टली जो कॉस्ट है हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स पे चार्ज करते हैं। यस, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करते हैं। डायरेक्ट वाले डायरेक्टली वन ऑन वन चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉस्ट है, आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट वन टू वन प्रोडक्ट से, वन टू वन आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसीलिए हम कोई और सूटेबल बेसिस ढूंढते हैं और वो बेसिस के हिसाब से हम अपोर्शनमेंट करते हैं, पर हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं। चार्ज डायरेक्टली होता है, ठीक है, डायरेक्टली उसका जो बेस होता है वो प्रोडक्ट ही होता है या सर्विस होता है या जॉब या बैच या जो भी होगा, आए ख्याल में। तो वन ऑन वन चार्ज होता है, ठीक है, यानी कुछ खर्चे चार्ज होते हैं, कुछ खर्चे एलोकेट होते हैं और कुछ खर्चे एपोर्शन होते हैं, ठीक है, बट हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं। अब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या करेंगे, कॉस्ट हम पहले एक्टिविटीज को चार्ज करेंगे, एक्टिविटी के हिसाब से खर्चा निकालेंगे और जो जितनी एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है, जो जितनी एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है उसको हम एक्टिविटी के कॉस्ट के हिसाब से चार्ज करेंगे। मतलब कॉस्ट जहां लग रहा है, जहां इनकर हो रहा है वो नहीं देखेंगे, हम वो पूरा खर्चा एक्टिविटी में बांट देंगे, हम पूरा खर्चा एक्टिविटी में बांट देंगे और एक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू हम वो चार्ज करेंगे। मतलब सारा खर्चा जो नॉर्मली आप प्रॉफिट लॉस में आप निकालते हो, सारे जो एक्सपेंडिचर्स आप निकालते हो, वो सारा का सारा खर्चा आप पहले ऑफलोड करोगे एक्टिविटीज पे, क्योंकि खर्चा एक्टिविटी करने के लिए होता है ना, खर्चा एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए होता है, स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए होता है, तो खर्चा तो स्टेप पे लगता है और स्टेप से आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हो, तो सारा खर्चा आप एक्टिविटी पे डालते हो और फिर जो जितनी एक्टिविटी कंज्यूम करेगा उस पे उतना खर्चा आप डाल देते हो। तो ये एकदम एक्यूरेट तरीका है, ये एकदम रियलिस्टिक तरीका है एक्सपेंसेस को बांटने का, इससे कॉस्ट एकदम ही एक्यूरेट आएगी और आपके सारे डिसीजन एकदम सही होंगे कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है, मतलब वो अप्रोक्सीमेट वाले नहीं है, ये कॉस्टिंग पूरी एक्यूरेट है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। चलिए सर, तो इसमें दो स्टेजेस हैं, आपको दिख ही रहा है, टू स्टेज कॉस्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक क्या है सर, फिल इन द ब्लैंक बताते जाऊंगा आपको बिंदास। चलिए ध्यान दो, पंचवर्ड्स आप एक जगह लिख भी सकते हो, ठीक है, छोटा सा ही चैप्टर है। बोलो, तो सबसे पहले क्या है कि ये टू स्टेज प्रोडक्ट कॉस्टिंग है, टू स्टेज, ठीक है। पहला स्टेज क्या है, कॉस्ट आर एपोर्शन और एलोकेटेड टू एक्टिविटीज एंड थ्रू एक्टिविटीज दे आर चार्ज टू द प्रोडक्ट्स, तो दो स्टेज का है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या है, सिंगल स्टेज, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग क्या है, सिंगल स्टेज, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, टू स्टेज। क्लियर है, बोलो। that first assigns the cost to activities and then allocates them to products based on each product's consumption of activity, consumptions of activity, जो जितना एक्टिविटी कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, सर्विस लेगा उसकी, उतना उसको खर्चा एलोकेट होगा, ठीक है। अब काफी रिपीटिशन होगा, ठीक है, दिया ही है। कॉस्ट पूल इन टू स्टेज अप्रोच नाउ अक्यूमुलेट्स एक्टिविटी रिलेटेड कॉस्ट। अब ये भी एक है कंसेप्ट, कॉस्ट पूल, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे पीछे बढ़ाऊंगा, एक फ्लो में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कनेक्टेड चीजें आपको साथ में ही बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुछ टर्म्स मैंने दिए हैं, टर्मिनोलॉजी, तो पहले टर्म्स पढ़ लेते हैं, मतलब जो अभी काम का है। पहला है ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये तो आपने बेसिक में भी पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट कि जिसका कॉस्ट निकालना है, जो आपका बेस है, जिसका कॉस्ट एसरटेन करना है, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है वो, जिसका भी कॉस्ट आपको निकालना है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी हो सकता है, लोकेशन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बैच का हो सकता है, किसी भी चीज का आप कॉस्ट जिसका निकालना चाहते हो उसको यहां पे क्या बोला जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज एन आइटम फॉर विच कॉस्ट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए भी आप कॉस्ट मेजर कर रहे हो, निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, प्रोडक्ट, ठीक है, जॉब, कस्टमर, सर्विस, लोकेशन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर एक कॉस्ट पूल, ये सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ही नाम आता है, कॉस्ट पूल, ठीक है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में भी, मतलब नॉर्मल कॉस्टिंग में भी आप पढ़ते हो, कॉमन पॉइंट है।
कॉस्ट पूल यहां पे आता है। कॉस्ट पूल क्या है सर, कि अगर कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जिनका ड्राइवर, जिसका कॉस्ट ड्राइवर सेम है, ऐसे एक्टिविटीज, छोटे छोटे एक्टिविटीज होते हैं ना, एक्टिविटीज तो बहुत सारे होते हैं, तो काफी सारे एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिनका कॉस्ट ड्राइवर सेम है, तो आप अलग अलग बांटो या कंबाइन करके बांटो, एक ही बात है। तो कॉस्ट पूल का मतलब क्या है कि आप सारे एक्टिविटी जो एक ही कॉस्ट ड्राइवर से ड्राइव होती हैं उनके कॉस्ट को आप अक्यूमुलेट कर लेते हो, टोटल कर लेते हो और एक साथ आप बांट देते हो, अक्यूमुलेट करके एक साथ बांटते हो, बस उसको कहते हैं कॉस्ट पूल। क्या है सर, वो कॉस्ट ही है, बस वो अलग अलग एक्टिविटी का है। एक ही एक्टिविटी का कॉस्ट है तो नॉर्मल कॉस्ट, पर अगर आप अलग अलग एक्टिविटी को कंबाइन कर रहे हो क्योंकि उसका कॉस्ट ड्राइवर कॉमन है, और ताकि हम एक साथ कंबाइन करके एक ही वर्किंग में कॉस्ट को डिवाइड करके बांट दें, तो उसको कहते हैं कॉस्ट पूल। ठीक है, कॉस्ट आर ग्रुप्ड इनटू पूल्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज विच ड्राइव देम। इन दिस ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोक्योरमेंट। अब अलग अलग एग्जांपल दिया है कि अगर मैं परचेसिंग की बात करूं, प्रोक्योरमेंट की बात करूं, तो उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं। कर तो आप प्रोक्योरमेंट ही रहे हो ना, पर उसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। कोटेशंस मंगाएंगे, फिर कोटेशंस आएंगे, फिर उनको आप इवेलुएट करोगे, जो भी लोअर कोटेशन है उसको सिलेक्ट करोगे, फिर आप परचेस ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर गुड्स रिसीव होंगे, कुछ खराब निकले तो वापस होंगे, फिर उसका इनवॉइस आएगा, फिर वो सर्टेन नंबर ऑफ डेज के बाद पे होगा। ये सारे एक्टिविटीज हैं। अरे पर आप कर क्या रहे हो, प्रोक्योरमेंट, एक ही चीज से रिलेटेड है, एक ही कॉस्ट ड्राइवर है इनका, तो सबको कंबाइन कर लो और एक साथ बांट लो, क्योंकि एक्टिविटीज बांटते फिरे तो 100 से ज्यादा एक्टिविटी निकलेंगी। तो जो जो एक ही कॉस्ट ड्राइवर से रिलेटेड है उनको आप कंबाइन करते जाओ और एक साथ बांटते जाओ। तो जो कॉस्ट आप अलग अलग एक्टिविटी का कंबाइन कर रहे हो उसको कहते हैं कॉस्ट पूल। तो दिया है देखो, ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन, स्टोरिंग एक्सेट्रा वुड बी इंक्लूडेड इन दिस कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाइड। क्लियर है? तो सिमिलर एक्टिविटीज जो हैं, जो कनेक्टेड एक्टिविटीज हैं जिनका एक ही कॉस्ट ड्राइवर है, उनको आप कंबाइन करते हो। फिर एक कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है, सबसे नया टर्म यही है कॉस्ट ड्राइवर, जिसको आप बेसिस कहते हो। नॉर्मल ओवरहेड चैप्टर में या जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसमें हम इसको क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। उसको यहां पे क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। एलिमेंट या आइटम जो कॉस्ट को ड्राइव कर रहा है मतलब चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, वॉटेवर चेंज जिस वजह से हो रहा है उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, in an ABC system the allocation basis that are used for applying the cost to services or procedures are called as cost driver। ठीक है, एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। तो एलोकेशन बेस, जिसके हिसाब से आप कॉस्ट को एलोकेट करते हो, उसको एबीसी कॉस्टिंग में क्या कहते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, लिखा है इन एन एबीसी सिस्टम, इन एन एबीसी सिस्टम लिखा हो मतलब उसका आंसर कॉस्ट ड्राइवर ही आएगा। ठीक है, इट इज अ फैक्टर दैट कॉजेस चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। बराबर, कोई भी फैक्टर जिसके वजह से कॉस्ट बदल रही है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिससे खर्चा बदल रहा है, उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, अब इसको कन्वीनियंस के लिए दो में बांटा है। एक है रिसोर्स कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ड्राइवर, कि अगर रिसोर्सेस से रिलेटेड है, मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, इनसे रिलेटेड अगर वो ड्राइवर है तो उसको क्या कहेंगे, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। और अगर जो 3-4 रिसोर्सेज आप यूज करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप कहते हो, मैन, मनी, मटेरियल और क्या रहता, मशीन। ठीक है, तो अगर आप इनको, इनके अलावा आप कर रहे हो तो क्या होगा, तो उसको कहेंगे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ऐसे ही दो में बांटा है कि अगर रिसोर्स, वो ड्राइवर अगर रिसोर्स है तो उसको रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कहेंगे, और अगर उसमें रिसोर्स इन्वॉल्व नहीं है, कुछ और है, तो वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो कि जो चीज के वजह से बदलाव आ रहा है, जो चीज की वजह से बदलाव आ रहा है, अगर वो एक रिसोर्स है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स है, जैसे मटेरियल, मटेरियल इज अ रिसोर्स, जितना ज्यादा मटेरियल यूज करोगे उतना ज्यादा आपका खर्चा होगा, तो मटेरियल भी एक ड्राइवर है जो कॉस्ट को ड्राइव करता है, पर वो रिसोर्स भी है, तो वो रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर में आएगा। और कुछ और अगर आप लोगे, कुछ और सर्विस लोगे, कुछ और एक्टिविटी लोगे, इंस्पेक्शन ले लोगे, तो उसमें कोई रिसोर्स नहीं है। बराबर, अगर लैंड है, एरिया है, तो वो रिसोर्स है, मटेरियल है वो रिसोर्स है, फिर कैपिटल भी एक रिसोर्स है। तो ये सारे रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर कोई ड्राइवर है तो उसको रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कहेंगे, और उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज होंगी जो ड्राइव हो रही है कोई और फैक्टर से, उसको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहेंगे। ठीक है,
चलिए सर, कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको बस नाम पता होनी चाहिए, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर एंड एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। इस पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये ड्राइवर कौन सा है, एग्जाम्पल दे के ऐसा पूछा नहीं रहेगा। टाइप्स आपको पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ, तो बोथ ऑफ अबव आएगा। क्वेश्चन के पैटर्न आपको पता ही होंगे, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बोथ लिखना है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर भी है और एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर भी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बेसिक टर्म्स जो यूज होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान दो, कॉस्ट ड्राइवर के एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो, पहला दिया है R&D, R&D से रिलेटेड कि अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है इसको कौन ड्राइव करेगा। R&D में जो भी खर्चा इनकर होता है ग्राउंड लेवल पे, वो क्या फैक्टर्स की वजह से कम या ज्यादा होता है। तो एक है नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, बराबर, नंबर ज्यादा होंगे तो खर्चा बढ़ते जाएगा, नंबर कम होंगे तो खर्चा कम होगा। तो पहला है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। दूसरा है पर्सोनल आवर्स, कुछ रिसर्च, कुछ टाइप की रिसर्च क्या होती है, आवर्स वाइज होती है कि जितने ज्यादा आवर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगेंगे उतना खर्चा ज्यादा होगा, जितना कम आवर्स लगेगा उतना, मतलब आपके रिसर्च में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा एप्लीकेबल है वो आप देखो। अगर ह्यूमन बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ह्यूमन बीइंग के तो आवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेन अगर आपका साइंटिस्ट का खर्चा है, दिमाग वाले जो इंजीनियर्स है उनका अगर आपका खर्चा है, उस टाइप की रिसर्च है, तो आपके लिए बेटर क्या रहेगा, पर्सोनल आवर्स। ठीक है, और एक होता है टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है फिर उतना खर्चा ज्यादा लगता है। ठीक है, उसमें फिर 3-4 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, लेस, मीडियम और वेरी कॉम्प्लेक्स, ऐसे आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से भी आ सकता है या उल्टा भी आता है, आपको कॉस्ट ड्राइवर दिया रहेगा और फंक्शन पूछा रहेगा, टू एंड फ्रो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, पर्सनल आवर्स ऑफ द ऑन अ प्रोजेक्ट और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, फिर एक कस्टमर सर्विस। ठीक है, कस्टमर सर्विस भी एक फंक्शन है, तो क्या उसके ड्राइवर्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ सर्विस कॉल, नंबर ऑफ कॉल्स के हिसाब से हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड, कितने ऑर्डर्स आए, या आवर्स स्पेंट ऑन सर्विसिंग द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या टाइप का कस्टमर सर्विस है, कौन सा प्रोडक्ट है आपका, तो उसमें क्या ज्यादा रेलेवेंट होता है, नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स इंपॉर्टेंट होती है या कितने ऑर्डर्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या एक नॉर्मल सर्विस है कि आपको देते ही रहनी है तो उसमें आवर्स स्पेंट भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस के 3 हो गए। फिर है डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस, डिजाइन का जो फंक्शन है, तो इसमें आ सकता है पहला नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स डिजाइन हो रहे हैं, कितने पार्ट्स हैं उसमें, एक एक प्रोडक्ट के अंदर कितने पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, या फिर कितने आवर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ इंजीनियरिंग आवर्स, उसको डिजाइन बनाने में कितना टाइम लग रहा है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो आपको ड्राइवर ज्यादा बेसिस मतलब एप्रोप्रिएट लग रहा है वो ड्राइवर के हिसाब से आप एक्टिविटी का खर्चा बांट सकते हो। ठीक है, फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग फंक्शन में क्या आएगा, नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स या नंबर ऑफ सेल्स पर्सनल, नंबर ऑफ स्टाफ या रेवेन्यू, क्योंकि मार्केटिंग रेवेन्यू के लिए होती है, तो कितना कन्वर्जन हो रहा है, कितना एक्चुअली सेल हो रहा है, उसके हिसाब से भी आप बांट सकते हो। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ कस्टमर जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या उसका वेट ऑफ आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड। 3 ऐसे ड्राइवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है, फंक्शन से ड्राइवर या ड्राइवर से फंक्शन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, 1 मार्क मतलब आपका यहां होता है, इसमें से नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है या उसको कैसे क्लासिफाई किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं कॉस्ट हायरार्की। कहां गया, यहां है। ठीक है, बोलो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इनटू यूनिट, बैच, प्रोडक्ट लेवल एंड फैसिलिटी लेवल इज कॉल्ड एज कॉस्ट हायरार्की। बराबर, एबीसी में 4 कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करते हो, यूनिट, बैच, प्रोडक्ट, फैसिलिटी, साथ साथ में बोलते जाओ।
फटाफट याद हो जाएगा आपको, बोलो। यूनिट, बैच, प्रोडक्ट और फैसिलिटी। तो 4 टाइप्स में आप लेवल्स में क्लासिफाई करते हो और उसको कहते हैं कॉस्ट हायरार्की। क्वेश्चन आता है इस पे भी, ठीक है, कॉस्ट हायरार्की कहते हैं इसको। और ट्रेडिशनल में सर कैसे होता है? ट्रेडिशनल में 2 ही टाइप्स होते हैं, सुने नहीं होंगे आपने, बट 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ध्यान दो। ये है एक्टिविटीज। तो ट्रेडिशनल में 2 ही टाइप्स होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। नंबर 1 यूनिट, नंबर 2 फैसिलिटी। यूनिट वाले को ही आप क्या कहते हो? डायरेक्ट कॉस्ट। जो भी आउटपुट से 1-on-1 मैच हो रहा है वो यूनिट लेवल है, अपन पढ़ेंगे अभी। डायरेक्ट आउटपुट से अगर आप मैच कर पा रहे हो, वो खर्चा पर यूनिट पे ही इनकर होता है। जैसे मटेरियल का खर्चा लगता ही पर यूनिट पे है ना, एक एक यूनिट के लिए एक एक मटेरियल लगता है ना। जितने ज्यादा आउटपुट बनाने हैं उतने ज्यादा मटेरियल लगेंगे। तो क्या ड्राइव कर रहा है? मटेरियल ड्राइव कर रहा है, मतलब वो डायरेक्ट कनेक्शन है उससे, तो वो यूनिट लेवल में आता है। 1-on-1 यूनिट से वो मतलब ड्राइव हो रहा है। और एक होता है फैसिलिटी लेवल, जो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कॉमन खर्चा जो पूरे फैक्ट्री का है, सारे प्रोडक्ट्स को मिला के लग रहा है, उसको कहते हैं फैसिलिटी लेवल। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में 2 क्लासिफिकेशन होते हैं कॉस्ट के, एक है यूनिट लेवल और एक है फैसिलिटी लेवल। मतलब एक कंपैरेटिव टाइप्स है, ऐसे कोई टाइप्स है नहीं, ऐसे कोई ऑफिशियल टाइप्स नहीं है। बट अगर आप ट्रेडिशनल में देखो कि कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है एज कंपेयर टू एबीसी, तो भाई जो 4 एबीसी के टाइप्स हैं उसमें 2 टाइप्स तो एक मतलब ट्रेडिशनल में भी होते हैं, पर 2 क्लासिफिकेशन अलग ही हैं, जो है प्रोडक्ट लेवल और एक है बैच लेवल, ठीक है, ये 2 मतलब अलग ही हैं। तो यहां है ऑल लेवल्स ऑफ एक्टिविटी इन द कॉस्ट हायरार्की आर यूनिट, बैच, प्रोडक्ट, फैसिलिटी। तो कंपैरेटिव सेंस में देखा जा रहा है कि यहां 4 हैं तो यहां 2 ही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब ऐसे ही आप क्लासिफिकेशन करते हो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट को आप क्या कहते हो? ओवरहेड्स, ठीक है। चलिए सर, ऐसा है। फिर ट्रेडिशनल और इसमें क्या फर्क है कि भाई जो ट्रेडिशनल था वो रियलिस्टिक नहीं है, इट इज नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि वो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो अवेलेबल है बांट दो। एक्यूरेसी का मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वहां अप्रोक्सीमेटली होता है और अप्रोक्सीमेटली की वजह से आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। तो रियलिस्टिक के मामले में ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां क्या है कि जो उसका कॉस्ट ड्राइवर है, जिसकी वजह से कॉस्ट ड्राइव हो रहा है, बदल रहा है, आप उसी के बेसिस पे कॉस्ट को बांटते हो, इसलिए ये ज्यादा रियलिस्टिक है, मोर रियलिस्टिक एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ठीक है। फिर है रिलेशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स आर फर्स्ट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स, कॉस्ट सेंटर्स और प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्ट सेंटर। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर उसमें आप पढ़ते हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले में आप ये सब टाइप्स पढ़ते हो, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, ठीक है। न्यू सिलेबस वालों को नहीं है, मैं ओल्ड वालों को बता रहा हूं, ठीक है। तो वो है, तो आप पहले डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर पे बांटते हो और उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट्स पे बांटते हो। यहां है ओवरहेड्स आर फर्स्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज और ग्रुप्ड इनटू कॉस्ट पूल, ठीक है। यहां मतलब एक्टिविटी में आप बांटते हो, वहां डायरेक्टली आप कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट्स पे आप बांटते हो, ठीक है। ओवरहेड किससे रिलेटेड है वो मतलब उन्होंने दिया है कि यहां ओवरहेड डिपार्टमेंट्स या कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होते हैं, यहां ओवरहेड डायरेक्टली एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। फिर है, ये बेसिक है कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, डिफाइंड एज मैनेजरियल अकाउंटिंग कॉस्ट मेथड ऑफ एक्सपेंसिंग all the costs related to manufacturing of a specific product which involves use of total direct cost and overhead costs relating to manufacturing of product as the cost base, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं, वेरिएबल भी आती है, फिक्स भी आती है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट पे आप एब्जॉर्ब करते हो, इसलिए उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन एबीसी में क्या करते हैं, इट इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट विथ ईच कॉस्ट ड्राइविंग एक्टिविटी। कनेक्शन एक्टिविटी से किया जाता है एंड मेकिंग इट एज द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट ओवर द डिफरेंट जॉब्स, ऑब्जेक्ट्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर, सर्विस, किसी भी बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप खर्चे को आइडेंटिफाई करते हो एक्टिविटीज में, एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करते हो और फिर जो जितना एक्टिविटी यूज कर रहा है उसको एक्टिविटी से आप रेट निकाल के उसमें एब्जॉर्ब करते हो, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, ट्रेडिशनल सिस्टम में आप ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते हो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट क्या है कि पूरा फैक्ट्री का जो ओवरहेड है
आप एक ही रेट निकाल के डिपार्टमेंट्स में बांट देते हो या प्रोडक्ट्स में बांट देते हो। मतलब कन्वीनियंस वहां पे ज्यादा चलता है। एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज करके आप कन्वीनियंस देखते हो, जो कि छोटे कंपनीज के लिए ठीक भी लगता है, पर बड़े कंपनीज जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है उनके लिए कन्वीनियंस इज नॉट गुड। बराबर, वहां पे आपको एक्यूरेसी पे ज्यादा वेटेज देना होता है और एक्यूरेसी के हिसाब से ही सब करना चाहिए। ठीक है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैंकेट ओवरहेड रेट यूज नहीं करते, सारे ओवरहेड एक ही रेट में एब्जॉर्ब कर लिए, वो तरीका सही नहीं है। तो वहां एबीसी सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होता है। एक्टिविटी वाइज आप बांटो, फिर जो जितना एक्टिविटी यूज कर रहा है एक्टिविटी का रेट निकाल के उसको एब्जॉर्ब करो। एब्जॉर्ब करना है, यहां पे भी एब्जॉर्ब ही करना है। ठीक है, चलिए सर, और इसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ओवरहेड रेट्स जो मैंने अभी आपको बताया, यही बता रहा था कि ब्लैंकेट रेट एक यूज होता है या एक मल्टीपल रेट भी आपने पढ़ा होगा, मल्टीपल रेट। ठीक है, कैन बी यूज टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका जो यूज है वो सिर्फ प्रोडक्ट्स में होता है, कि ओवरहेड आप प्रोडक्ट्स पे ही चार्ज करते हो। ओवरहेड का जो रिकवरी रेट होता है वो भी आप प्रोडक्ट्स पे ही डायरेक्टली चार्ज करते हो। मशीन आर रेट पे, डायरेक्ट लेबर आर रेट पे, कोई ना कोई बेसिस पे आप डायरेक्ट फिर प्रोडक्ट पे चार्ज करते हो कि ये प्रोडक्ट कितने मशीन आर यूज कर रहा है, ये प्रोडक्ट कितने डायरेक्ट लेबर आर यूज कर रहा है, और वो मशीन आर या डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से आप प्रोडक्ट पे चार्ज करते हो। मतलब ओवरहेड के जो रेट्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी कहीं यूटिलिटी नहीं है। लेकिन एबीसी में ऐसा नहीं है, एक्टिविटी बहुत जगह यूज होती है। एक्टिविटी का जो बेस है वो बहुत यूनिवर्सल है। एक्टिविटी प्रोडक्ट में भी लगती है, सर्विस में भी लगती है, कस्टमर में भी लगती है, लोकेशन पे भी लगती है। आप एक्टिविटी को बहुत सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओवरहेड रेट को आप नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो आप ओवरहेड रेट निकालते हो वो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विस पे ही आप बांटते हो। ठीक है, तो यूज में फर्क है, यूटिलिटी में फर्क है। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कैन बी यूज टू एसरटेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो कॉस्ट ऑफ अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट सच एज कस्टमर सेगमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्सेट्रा। कोई भी चीज से आप उसको कनेक्ट करके उनका भी कॉस्ट एक्टिविटी के हिसाब से निकाल सकते हो। तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे आप एक्टिविटी के जो रेट्स कैलकुलेट करते हो आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ट्रेडिशनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और एक जो मैंने बताया कि ये सिंगल स्टेज है वो भी आप लिख दो, ये सिंगल स्टेज है, और ये 2 स्टेज प्रोसेस है, 2 स्टेज प्रोसेस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेडिशनल में हम क्या करते थे, हमारा क्या प्रोसीजर होता था वो दिया हुआ है, फटाफट मैं रीड कर लेता हूं आपके लिए। कि ओवरहेड निकालो, कि ओवरहेड कौन सा खर्चा हो रहा है, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, मतलब उसका जो नंबर्स हैं वो कलेक्ट करो, फिर है उसको क्लासिफाई करो, फिक्स्ड वेरिएबल फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, उसको एलोकेट करो टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, सारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आप 1 on 1 एलोकेट करते हो, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट में मैंने समझाया था। और जो इनडायरेक्ट हैं, जिसको आप कॉमन कॉस्ट कहते हो, जिसको आप ओवरहेड्स कहते हो, उनको आप क्या करते हो, अपोर्शनमेंट, क्योंकि उसका बेनिफिट एक से ज्यादा लोगों ने लिया है, तो वो बेनिफिट क्या बेसिस पे लिया है वो आप बेसिस आइडेंटिफाई करते हो और उसके हिसाब से बेनिफिट के हिसाब से आप बांट लेते हो। ठीक है, टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स ऑन अ एप्रोप्रिएट बेसिस। एग्जाम्पल दिया है एरिया फॉर रेंट, रेंट भरते हैं ना, रेंट एरिया का भरते हैं, तो जो जितना एरिया यूज कर रहा है रेंट का वो उतना बेनिफिट ले रहा है, ऐसा माना जाता है। रेंट के लिए एरिया बेसिस है। ठीक है, और फिर जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं यहां पे वो 2 में क्लासिफाई किए जाते हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन सेंटर और सर्विस सेंटर। प्रोडक्शन सेंटर और सर्विस सेंटर। प्रोडक्शन सेंटर कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां मशीनरी है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और जो सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, इन्हीं प्रोडक्शन सेंटर्स को अगर कोई सर्विस दे रहा है, एग्जाम्पल मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इंस्पेक्शन, तो ये सब क्या है, सर्विसेज हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन वालों को ही सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस का जो कॉस्ट है वो भी किस में बांटा जाएगा, प्रोडक्शन वालों में। पहले आप सब में बांटो, ओवरहेड चैप्टर में आप यही करते हो, पहले आप सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दो। पहली स्टेप में जब आप ओवरहेड बांट रहे हो डिपार्टमेंट्स में, आप ये मत देखो कि वो प्रोडक्शन है कि सर्विस है, आप सब में बांट दो जिसने जिसने बेनिफिट लिया होगा। फिर
सर्विस का जो खर्चा है, सर्विस वालों ने किसको सर्विस दी? प्रोडक्शन वालों को दी। अल्टीमेटली हमारी कमाई भी कहां रिकवर होगी? प्रोडक्शन से ही, आउटपुट से ही बेच के हमारी कमाई आती है। तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा हम प्रोडक्शन को बांटेंगे, उसको कहते हैं रीअपोर्शनमेंट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। याद आ रहा है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सारे डिपार्टमेंट में बांट दो, सारा खर्चा सारे डिपार्टमेंट में बांट दो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। फिर सर्विस वालों का रीअपोर्शनमेंट करो इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसी को आप कहते हो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। और उसमें आप बहुत सारे मेथड्स भी पढ़ते हो ओल्ड सिलेबस में, ओवरहेड्स चैप्टर में। ठीक है, वो सब मैं अभी यहां पे नहीं लेने वाला हूं, ठीक है, उम्मीदें मत रखो। चलिए, तो वो सब है, तो वो सब रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। और फिर है कंप्यूटेशन ऑफ द ओवरहेड रिकवरी रेट। ये सब खर्चा बांट दिया, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। फिर आप टोटल मशीन आवर्स या टोटल लेबर आवर्स से आप डिवाइड करते हो, फिर आपको मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट निकल जाता है। और फिर जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको निकालना है, उसको बनाने के लिए कितने मशीन आवर लगते हैं, कितने लेबर आवर लगते हैं, ये आप निकालते हो। और फिर वो रेट को उन आवर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिलता है। आए ख्याल में? तो रेट जब आप निकालते हो वो होता है ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स और मशीन आवर। आपका मतलब लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, मशीन का ज्यादा यूज नहीं है, लेबर की स्किल पे डिपेंडेंट है, तो आपका बेस लेबर आवर्स होना चाहिए। अगर मशीन ओरिएंटेड है, ऑटोमेटिक आपका मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन है, लेबर का कुछ ज्यादा रोल नहीं है, तो आप मशीन आवर बेसिस के हिसाब से आप ले सकते हो। जो भी आपके इंडस्ट्री में ज्यादा सूटेबल है उसके हिसाब से आप बेस यहां पे ले सकते हो। क्लियर है? तो ऐसा आप ट्रेडिशनल सिस्टम में करते आए हो। अब एबीसी में हम क्या करेंगे? एबीसी में क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एबीसी। पहला, सेम आइडेंटिफाई करो एक्टिविटी। यहां बेस एक्टिविटी है तो पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो। फिर रिलेट द ओवरहेड, सारा जो खर्चा हो रहा है, सारा जो खर्चा हो रहा है वो रिलेट करो एक्टिविटी से यूजिंग रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है। फिर है अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट एक्टिविटीज ओवर द प्राइमरी एक्टिविटीज ऑन द सुटेबल बेसिस। ठीक है, सारा खर्चा एक्टिविटीज में बांट दो। पहले खर्चा, पहले एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो, एक्टिविटीज पे क्या खर्चा हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो। फिर वो खर्चे को एक्टिविटीज के हिसाब से एक्टिविटी में बांट दो, खर्चा एक्टिविटी में बांट दो। ठीक है। और फिर है डिटरमाइन द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी और द कॉस्ट पूल। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट्स आर कंप्यूटेड फॉर ईच एक्टिविटी जस्ट लाइक द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट, उस एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट जो पहली स्टेप में आपने निकाला। पहली स्टेप में आपने क्या किया? पहले खर्चे आइडेंटिफाई किए, एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, खर्चों को एक्टिविटीज में बांट दिया, अपोर्शन कर दिया। ये जो स्टेप 3 था, अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट एक्टिविटीज ओवर द प्राइमरी एक्टिविटीज। सेम इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें सारा खर्चा बांट दो। ठीक है। और फिर टोटल कॉस्ट, उस जो एक्टिविटी का आपने निकाला है, डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ड्राइवर, डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ड्राइवर, तो वो आएगा एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है। और फिर ये जो रेट है अब आप यूज करोगे एब्जॉर्प्शन के लिए, अपोर्शनमेंट के लिए, कि भाई पर यूनिट ऑफ ड्राइवर, पर यूनिट ऑफ ड्राइवर, सपोज पर आर है, ड्राइवर आर्स में है अगर, तो आर का है तो जितने आर्स ऑफ एक्टिविटी आपने वो कंज्यूम की होगी, जितने आवर्स ऑफ एक्टिविटी आपने कंज्यूम होगी। मेंटेनेंस सर्विस ले लो, मेंटेनेंस एक एक्टिविटी है, मेंटेनेंस आवर्स में होता है, कितने आवर्स स्पेंट होते हैं, तो आपका एक्टिविटी ड्राइवर क्या है? आवर्स, मेंटेनेंस आवर्स। अब जिसने जितने आवर्स यूज किए होंगे मेंटेनेंस के, तो ये रेट जो होगा आपका वो क्या होगा? रेट पर आर, रेट पर मेंटेनेंस आर, बराबर, बेस एक्टिविटी है। अब जिसने जितने मेंटेनेंस आवर्स यूज किए होंगे, जो आपने रजिस्टर में रिकॉर्ड किए होंगे, इस रेट को उसके मेंटेनेंस आवर से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो होता है 5th स्टेप। द रेट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ ईच एक्टिविटी दैट ईच प्रोडक्ट और अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू एसरटेन द रेट। तो कैसे होगा? रिसोर्सेज कंज्यूम, जो मेरे एग्जाम्पल में क्या है? मेंटेनेंस आवर्स, कि आपके प्रोडक्ट ने साल भर में कितने आवर्स मेंटेनेंस के कंज्यूम किए, इनटू जो आपने ऊपर रेट निकाला है मल्टीप्लाई कर लो।
ट्रेडिशनल में भी तो यही करते हैं ना, ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते हैं, फिर वो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने बताया मशीन आर रेट है, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने मशीन आर कंज्यूम होते हैं वो आप निकालते हो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो। बस वही है, वही है, बस बेस एक्टिविटी है। चलिए सर, तो फायदा क्या हो गया सर इसका एक्टिविटी का? पहला है कि आप कॉस्ट को उसके ड्राइवर से कनेक्ट कर सकते हो, जो ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। फिर है आप कॉस्ट एक्टिविटी की निकालते हो रादर देन कॉस्ट सेंटर, क्योंकि खर्चा एक्टिविटी वाइज लगता है। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि रियल लाइफ में क्या होता है, खर्चा कॉस्ट सेंटर का नहीं लगता है, खर्चा एक्टिविटी का लगता है। तो एक्टिविटी वाइज आपको खर्चा यहां पे पता चलता है, जो ज्यादा यूजफुल होता है। इससे देखो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सारे जो कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो और फिर कॉस्ट के बेसिस पे सारे जो और कैलकुलेशन या डिसीजंस आप लेते होंगे वो भी एक्यूरेट हो जाएंगे। और फिर है कि जो इनहेरेंट लिमिटेशन है ट्रेडिशनल सिस्टम की, वो आप यहां पे एलिमिनेट कर देते हो। ठीक है, और ब्लैंकेट रेट भी जो आप यूज करते थे वो भी ड्रॉबैक होता था कि यार अलग अलग कॉस्ट सेंटर हैं, अलग अलग एक्टिविटी कंज्यूम करते हैं, सबको आप एक ही रेट में निकाल के एक ही इसमें बांट रहे हो, ये तो गलत है ना। कस्टमाइज होना चाहिए ना, जो जैसा यूज कर रहा है, जो जितना बेनिफिट ले रहा है उसको उतना उतना खर्चा बांटो। आप तो सबको कंबाइन करके एक ही रेट में बांट रहे हो, तो ये सब यहां पे नहीं होता है। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक भी आपने यहां पे ओवरकम कर लिया। तो ये सब बेनिफिट्स हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ कौन सा बेनिफिट है, बताओ कौन सा बेनिफिट नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है? तो सिंपल है, बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलिए सर, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा, समरी भी बनाते जाओ। ठीक है, कि ये 2 स्टेज प्रोसेस है, कैसे कॉस्ट को आप बांटते हो एक्टिविटी में, और एक्टिविटीज को फिर आप जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, उस पर आप बांटते हो। ठीक है, 2 स्टेज प्रोसेस है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें जो कॉस्ट है या जो एक्टिविटीज हैं उनको 3-4 में क्लासिफाई किया जाता है, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटी लेवल। ठीक है, और अब हम ये 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि इसमें क्या क्या आता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। इनके एग्जाम्पल्स पे आता है सर क्वेश्चन, इनके एग्जाम्पल पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर आ जाइए। पहला है यूनिट लेवल कॉस्ट। यूनिट लेवल कॉस्ट, ठीक है, नाम में मीनिंग है, ऐसा खर्चा जो यूनिट लेवल पे लगता है, पर यूनिट लगता है। खर्चे को ड्राइव कौन कर रहा है? पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट जो यूनिट पर यूनिट लगता है उसको कहते हैं यूनिट लेवल कॉस्ट। ट्रेडिशनली कॉस्ट ड्राइवर्स वे व्यूड ओनली एट द यूनिट लेवल, क्योंकि नॉर्मली मेजॉरिटी खर्चा डायरेक्ट ही होता है। सारा डायरेक्ट खर्चा क्या होता है? यूनिट लेवल होता है। ठीक है, तो यूनिट लेवल को समझने के लिए आप क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट कॉस्ट, कि लगभग जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, 1-on-1 जो पर यूनिट का खर्चा लगता है, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये सब क्या होता है? डायरेक्ट होता है। और पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही लगता है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट ही लगता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट लेवल कॉस्ट। ठीक है, these drivers create unit level cost, meaning that they are caused by the production or acquisition of a single unit. हर यूनिट के लिए लगता है, हर यूनिट के लिए लगता है। एक एक यूनिट आप बनाओगे तो एक एक यूनिट के लिए खर्चा लगते जाएगा। 4 यूनिट बनाओगे तो 4 बार लगेगा, 10 बार बनाओगे तो 10 बार लगेगा, मतलब वो पर यूनिट लग रहा है। और अगर कोई खर्चा पर यूनिट लग रहा है तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो लिखा है पर सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ अ सिंगल यूनिट और सर्विस। ठीक है, तो फॉर एनी गिवन प्रोडक्ट यूनिट लेवल कॉस्ट चेंज इन मोर और लेस लीनियर फैशन, बरोबर। पर यूनिट क्योंकि कांस्टेंट होता है, याद आ रहा है, लीनियर फैशन, वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट कांस्टेंट होता है तो पर यूनिट के हिसाब से वो मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो उसका आप ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि वो पर यूनिट कांस्टेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट ही क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। तो दिया है देखो, फैब्रिक एंड थ्रेड, थ्रेड से ही फैब्रिक बनता है ना, धागे से आप कपड़ा बनाओगे, तो वही है, जितना फैब्रिक बनाना है उतना ज्यादा थ्रेड लगेगा। ठीक है, तो ये इनपुट की तरह होता है, रॉ मटेरियल की तरह। ठीक है, फॉर एन अपैरल मैन्युफैक्चरर इफ कंपनी वांट्स टू डबल द प्रोडक्शन इट विल नीड ट्वाइस एज मच फैब्रिक एंड थ्रेड। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई होते जाएगा, जितना आउटपुट चाहिए उतना इनपुट लगेगा, क्योंकि ये खर्चा यूनिट लेवल का है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। चलिए सर, आए ख्याल में। अब आते हैं बैच लेवल, ठीक है। मतलब ये सारे जो एक्टिविटी हैं, ये सारा जो खर्चा है, ये सीधे पूरे एक बैच के लिए लगता है। आप बाद में डिवाइड करके पर यूनिट भी निकालते होंगे, पर लगता बैच के लिए है। ये पूरी जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो पूरे एक बैच के लिए एक साथ होती है, तो उसको कहेंगे बैच लेवल एक्टिविटी, बैच लेवल कॉस्ट। एक्टिविटी बैच लेवल पे होती है तो खर्चा भी बैच लेवल पे ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल पे ध्यान दो। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन आप एक बार सेट करोगे, फिर एक पूरा बैच आप उससे बना सकते हो। बैच वाइज सेटअप होगा ना, एक सेटअप का जो खर्चा लगता है, आपने एक बार मशीन सेटअप कर ली तो एक बैच आप उससे बना लोगे। एक एक यूनिट के लिए थोड़ी सेटअप होता है, एक एक प्रोडक्ट के लिए भी नहीं होता, पूरा एक बैच बनता है। जितना भी आप बनाओ, बैच अलग अलग हो सकता है, 1000 यूनिट का, 2000 यूनिट का, 5000 यूनिट का, पर जब जब आप बैच को बदलोगे, मशीन की सेटिंग बदलनी पड़ती है। तो मशीन सेटअप कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड टू द बैच लेवल। सिमिलरली इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन एक एक यूनिट को थोड़ी करोगे, इंस्पेक्शन करने गए हो तो पूरे एक लॉट को इंस्पेक्ट करोगे। तो ऐसे बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो पूरे बैच पे परफॉर्म होती हैं एक साथ, ठीक है, ध्यान दो। तो मशीन सेटअप कॉस्ट, फिर है आपका परचेस ऑर्डर। एक यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हो, नहीं, ऑर्डर तो पूरा एक लॉट का होगा ना। तो परचेसिंग के लिए जितना भी आप खर्चा करते हो, जिसको आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हो, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पूरे बैच या पूरे ऑर्डर साइज के लिए हो रहा है ना, एक एक यूनिट के लिए थोड़ी हो रहा है, ठीक है। तो वो भी एक बैच के लिए होता है। सेटिंग अप इक्विपमेंट, अरेंजिंग फॉर शिपमेंट, पूरा शिपिंग भी आप एक पूरे ऑर्डर का करोगे, एक एक यूनिट थोड़ी शिप करते हो। तो शिपमेंट से रिलेटेड जो पूरे एक्टिविटीज होते हैं, जो पूरा खर्चा होता है, वो भी पूरे बैच के लिए होता है। तो ये सब होते हैं सर बैच लेवल एक्टिविटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखते रहो, चलो एग्जाम्पल। और भी है, मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड। इसमें और भी हैं, दिए क्यों नहीं है, ठीक है। सेटअप कॉस्ट, परचेस ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर इसमें इंस्पेक्शन भी आएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। और भी आ सकता है, जैसे से आएगा ऐड करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर है प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट। अब प्रोडक्ट लेवल और यूनिट लेवल में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यूनिट का मतलब ही प्रोडक्ट ही होता है, पर यूनिट वाला क्या पढ़ा हमने कि वो पर यूनिट लगता है। एक यूनिट बनाओगे तो एक सर्टन इनपुट लगेगा, दो बनाओगे तो दो लगेगा, तीन बनाओगे तो तीन लगेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। ये लेकिन क्या है, ये वन टाइम है, ठीक है। ये वन टाइम कॉस्ट की बात हो रही है कि अगर कोई खर्चा है जो एक प्रोडक्ट के लिए जिंदगी भर में एक ही बार लगता है, जिंदगी भर में एक प्रोडक्ट पे अगर कोई खर्चा एक ही बार लगता है, तो वो यूनिट लेवल कैसे हुआ, क्योंकि वो पर यूनिट थोड़ी लग रहा है, एक प्रोडक्ट के लिए लग रहा है। आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, कॉमन नहीं है वो, और लेकिन पूरे लाइफ में एक ही बार लग रहा है, तो यूनिट लेवल नहीं है। यूनिट लेवल का मतलब क्या था, पर यूनिट ऑफ आउटपुट आपको बार 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 लगते रहेगा, लेकिन ये क्या है, वन टाइम लगता है। जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सब कुछ जो प्रोडक्ट बनाने और रेडी टू यूज करने में, जो जिसको आप प्री इनकॉर्पोरेशन नहीं कहते हो, वैसा ही कि प्रोडक्ट बनाने के पहले जो भी वन टाइम पूरा उसका खर्चा होता है, वो होता है प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट। जो प्रोडक्ट को अस्तित्व में लाने के लिए, प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने में, या जो भी उसको कहो, अलग अलग R&D भी आता है इसमें, तो वो सब होता है प्रोडक्ट लेवल कॉस्ट, ठीक है। अ कॉस्ट
cost by development, production or acquisition of different items is called as product level or process level cost. This include engineering change orders, ठीक है, engineering जो आपको लगती है वो, equipment maintenance, product development, scrap if any related to the product design, ठीक है, product design. तो ये सब होता है, ध्यान दो. अब इसमें लिखा है देखो कि ये डायरेक्ट है लेकिन ये फिक्स्ड है. डायरेक्ट भी है, 1 to 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन फिक्स्ड है, एक ही बार लगती है. और जो हमने यूनिट लेवल पढ़ा वो क्या था, डायरेक्ट भी था और वेरिएबल भी था. वेरिएबल था वो, पर यूनिट लगता है सर. डायरेक्ट एंड वेरिएबल है तो यूनिट में आएगा, डायरेक्ट एंड फिक्स्ड है तो वो प्रोडक्ट लेवल में आएगा. ठीक है, चलिए सर. तो ये पर यूनिट नहीं लगता, ये पर यूनिट नहीं लगता, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड लगता है. अब प्रोडक्ट बनाने का है, डिजाइनिंग का है, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन और भी चीजें आती हैं इसमें. नॉर्मल चीजें भी आती हैं, नॉर्मल चीजें भी आती हैं. मतलब कैसा कि इसको जब आप कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करो, फैसिलिटी लेवल से कंपेयर करो. फैसिलिटी लेवल क्या होता है, जो पूरे फैक्ट्री की जो फैसिलिटी आप देते हो या कॉमन जो भी सर्विसेज होती हैं, यानी जिसको आप ओवरहेड्स कहते हो, ओवरहेड्स जिसको आप कहते हो ना, उसी को यहां पे फैसिलिटी लेवल कहते हैं. तो जो भी कॉमन है, कॉमन सर्विसेज, कॉमन कॉस्ट्स, जो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट कॉमनली यूज कर रहे हैं, वो होता है फैसिलिटी लेवल कॉस्ट. ठीक है, जैसे रेंट, रेंट क्या है, फैसिलिटी लेवल है, कॉमन रहता है क्योंकि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होते हैं, फैसिलिटी लेवल होते हैं. सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं इसको. पर अगर सपोज आपने कोई स्पेशल खर्चा किया, कोई स्पेशल खर्चा किया, अपने आप में वो है ओवरहेड, लेकिन वो खर्चा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए लगता है. जैसे आपने कोई ट्रैवलिंग किया, ट्रैवलिंग वैसे देखा जाए तो कॉमन होता है, लेकिन आपने कोई एक स्पेशल प्रोडक्ट के लिए ट्रैवलिंग किया, कोई एक सेपरेट बिल्डिंग ली, उसका रेंट भर रहे हो, जो कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए भर रहे हो, तो वो फैसिलिटी लेवल में नहीं आएगा क्योंकि वो सबके लिए नहीं लग रहा. तो जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट में हो, ध्यान दो, जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट में हो और मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए आप सबके लिए कॉमन खर्चा कर रहे हो, तो फैसिलिटी लेवल में आएगा. एंड एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोडक्ट में होने के बावजूद अगर कुछ खर्चा इनडायरेक्ट नेचर का है पर वो किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा है, स्पेशल डिजाइन की वजह से, स्पेशल ट्रैवलिंग हो रही है, स्पेशल पैकिंग हो रही है, कुछ भी स्पेशल खर्चा हो रहा है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, वो फैसिलिटी लेवल में क्लासिफाई नहीं हो सकता क्योंकि वो सबके लिए नहीं है. तो उसको आप क्या कहोगे, उसको भी आप प्रोडक्ट लेवल पे कहोगे. आए ख्याल में, क्योंकि वो फिक्स्ड है, पर यूनिट नहीं लग रहा, लेकिन किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए लग रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स के लिए वो नहीं लग रहा. तो इसमें देखो क्या क्या आता है, डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. अब ये तो मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट बनाने के पहले का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, ये भी आता है, ये भी फिक्स होता है, एक ही बार लगता है. लेकिन देखो ये भी आता है, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट. कोई स्पेशल एडवर्टाइजिंग कर रहे हो जो आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का कर रहे हो. एडवर्टाइजिंग अलग अलग होती है, एडवर्टाइजिंग कॉमन भी होती है. अगर आप पूरी कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, मतलब आप सारे प्रोडक्ट्स की साथ में एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, सब उसका बेनिफिट लेते हैं. पर अगर मैं पतंजलि हूं और मैं किसी एक टूथपेस्ट का अपने प्रोडक्ट का ऐड कर रहा हूं, तो टूथपेस्ट का ही खर्चा है ना, वो थोड़ी फैसिलिटी लेवल में आएगा, उसका बेनिफिट सब थोड़ी ले रहे हैं. तो जो प्रोडक्ट लेवल पे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो वो प्रोडक्ट लेवल में आएगा, और जो कॉमन है जिसमें आप कंपनी का ऑल प्रोडक्ट्स का कॉमन एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, वो फैसिलिटी लेवल में आएगा. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग अपने आप में वैसा देखा जाएगा, सिर्फ नाम से आप सोचोगे तो फैसिलिटी लेवल लगेगा, लेकिन ये एडवर्टाइजिंग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की हुई है, ये आप बाकी में बांट नहीं सकते. ठीक है, फिर है मेंटेनिंग अ प्रोडक्ट मैनेजर स्टाफ आर ऑल द प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी. ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट मैनेजर है. अब ये प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो काफी बार हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मैनेजर रखना पड़ता है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप पढ़ते हो मैट्रिक स्ट्रक्चर. मैट्रिक स्ट्रक्चर न्यू सिलेबस वालों को ही समझेगा जो एफएम पढ़ चुके हैं, ऐसे एफएमएसएम पढ़ चुके हैं. मैट्रिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां प्रोडक्ट लेवल पे भी अलग अलग मैनेजर होता है. तो वो भी क्या होता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही खर्चा है, तो वो प्रोडक्ट लेवल पे आएगा. ठीक है, तो इसमें 2 चीजें आती हैं. एक प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा था, मतलब इन्वेंट करने का, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट कुछ का उसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा है, R&D का खर्चा है, वो भी प्रोडक्ट लेवल पे आएगा. वन टाइम प्रोडक्ट के लिए आपने खर्चा किया है. फिर अगर नॉर्मल खर्चा है
लेकिन साल में एक ही बार लगता है, मतलब पर यूनिट ऑफ आउटपुट नहीं लगता है। जैसे एडवर्टाइजिंग, पर यूनिट के पे क्या एडवर्टाइजिंग के 2-2 रुपए भरते हो क्या? नहीं, एडवर्टाइजिंग टोटालिटी में होती है, इट इज नॉट अ पर यूनिट कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट लगता है, वैसे एडवर्टाइजिंग नहीं लगता। आए ख्याल में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सर, तो लिखते जाते हैं सर। प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो भी लिखो अलग अलग नाम से आ सकता है। प्रोडक्ट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर जो आता है एडवर्टीजमेंट ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी सिंगल प्रोडक्ट में मतलब फिर कोई भी खर्चा आ सकता है। ट्रैवलिंग भी आ सकता है, ट्रैवलिंग डन फॉर अ स्पेशल प्रोडक्ट। मार्केटिंग किया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च रखा, प्रोडक्ट मैनेजर, ठीक है, सैलरी ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर। तो एक ही प्रोडक्ट को अगर कोई मैनेज कर रहा है तो वो प्रोडक्ट लेवल में आ जाएगा। और अगर कोई मैनेजर है जो सारे प्रोडक्ट को मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर जिसमें 4-4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो फैक्ट्री मैनेजर तो चारों के लिए कॉमन होगा। तो एलिमेंट वही है, वो भी मैनेजर की सैलरी ही है, लेकिन वो कॉमन टू 4 प्रोडक्ट्स है, तो वो फैसिलिटी लेवल में आएगी। और एक ही प्रोडक्ट की है तो प्रोडक्ट लेवल पे आएगी। समझ में आ रहा है फर्क? चलिए, सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। फिर सारा जो है मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब सब फैक्ट्री लेवल के आएंगे। पूरे पूरे फैक्ट्री के, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मेंटेनेंस। ठीक है, क्या क्या है देखो, फैसिलिटी लेवल के क्या क्या है? मैनेजिंग फैक्ट्री, हीटिंग फैक्ट्री, फैक्ट्री सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जनरल पर्पस इक्विपमेंट, बराबर, क्लीनिंग, सब कॉमन जो भी होते हैं। ठीक है, सब कुछ कॉमन सारे खर्चे जो होते हैं ना, जिसको आप ओवरहेड्स ही कहते हो, वो सारे फैसिलिटी लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? लिख लो, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए सर, अब ये 3 आप कट कर दो। ठीक है, कंफ्यूजन होगा आपको, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 पॉइंट कट कर दो। ठीक है, तो हमने 3 और 4 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए। 3 हमने कंसेप्ट पढ़े, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पूल। 3 कंसेप्ट पढ़े, फिर 4 लेवल्स पढ़ी। कॉस्ट हायरार्की जिसको कहते हैं, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल, फैसिलिटी लेवल। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है। ठीक है, ये 4 क्लासिफिकेशन में भी है, टर्मिनोलॉजी में भी है, सेम कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल यहां से कुछ उठा लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल ज्यादा दिए हैं। बोलो, बैच लेवल में देखो दिया है मटेरियल हैंडलिंग, लिखते जाओ। चलो, मटेरियल हैंडलिंग, क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेक, जो भी आप कहो। क्वालिटी चेक भी पूरे बैच का एक साथ होता है। ठीक है, पैकिंग, शिपिंग, बरोबर। फिर प्रोडक्ट लेवल पे इंजीनियरिंग डिजाइन तो आता ही है। फैसिलिटी लेवल में क्या क्या आता है वही देखो, प्लांट मैनेजर सैलरी, डेप्रीसिएशन, प्रॉपर्टी टैक्सेस, प्लांट मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सब देखो कॉमन वाले जो है, इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सब आएगा आपका एग्जाम्पल। इस पे क्वेश्चन आते हैं सर। ठीक है, तो अच्छे से लिखो, मैं आपको फुल स्क्रीन दे देता हूं, फुल स्क्रीन दे देता हूं, आप अच्छे से लिखो। लिखो, ठीक है, ये मतलब आपका 1 मार्क है, पूरा 1 मार्क आपका ये होता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है पॉज करके आप लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने क्या क्या पढ़ लिया? ट्रेडिशनल कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, एबीसी कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया, ट्रेडिशनल और एबीसी को कंपेयर कर लिया, फिर एबीसी के फायदे क्या हो गए वो भी पढ़ लिए। ठीक है,
अच्छा, डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। चलो, फायदे तो बहुत है एबीसी के। अच्छा, ये ट्रेडिशनल के दिए हैं, सॉरी, ये कुछ काम के नहीं है इतना, ठीक है। एबीसी के डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिस्टिंक्शन, बरोबर। अब है उसका एप्लीकेशन, ध्यान दो, एप्लीकेशन ये भी कोई काम का नहीं है, आप कट कर सकते हो। एबीसी इन सर्विस सेक्टर, हिस्ट्री दी है कि भाई पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ही था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही अप्लाई होता था, उसमें उनका बेनिफिट मिलता था, पर नहीं, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर वालों ने भी यूज़ किया। हेल्थ इंडस्ट्री, ये वो एक दो इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दिया होगा कि उन्होंने लागू किया, उनको काफ़ी बेनिफिट्स दिखे, कॉस्ट अच्छे से वो एलोकेट कर पाए। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, एक ही बिल्डिंग से आप मल्टीपल सर्विसेज देते हो, एक ही बिल्डिंग, एक ही फैसिलिटी से आप मल्टीपल सर्विसेज देते हो, तो वहां पे भी कॉस्ट एक्यूरेटली बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो काफ़ी इंडस्ट्री से यूज़ किया, उसका बेनिफिट उनको समझा, कॉस्ट एक्यूरेटली बांट पाए, डिसीजन मेकिंग आसान हो गई। तो ये सब उन्होंने इतिहास दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कुछ इसमें क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एबीसी सर्विस सेक्टर में यूज हो सकता है क्या? तो यस, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, सर्विस में भी यूज होता है, तो वो बस कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो दिया है कि मेडिकेयर, हेल्थ वालों ने यूज किया है, फिर इन्होंने नॉन मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने यूज किया है, फाइनेंशियल सर्विस, रिटेलर्स, सब में मतलब एबीसी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि एबीसी सिर्फ कन्फाइंड है टू मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो ध्यान देना, इट्स नॉट कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू सर्विस सेक्टर एज वेल। चलिए, अब है यूजेस यानी कि एप्लीकेशन, शॉर्ट में बता देता हूं, ये भी ज्यादा काम का नहीं है। पहला है एक्टिविटी कॉस्ट, ये तो बेसिक पर्पस है ना कि हम यहां एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल रहे हैं, और फिर एक्टिविटी के कॉस्ट से हम प्रोडक्ट का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, हम डिपार्टमेंट का निकाल सकते हैं, हम कस्टमर का निकाल सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का निकाल सकते हैं। फिर आपको जहां यूज करना है आप एक्टिविटी के कॉस्ट से आप जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं, तो वही दिया है। तो एक फीडबैक टूल की तरह यूज होता है, एक्सीलेंट फीडबैक टूल फॉर मेजरिंग द ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज एज मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द कॉस्ट रिडक्शन। तो जब आप कॉस्ट रिडक्शन सोचोगे कि कहां कहां खर्चा कम किया जा सकता है, तो आपको तो एक्टिविटी पे, स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा ना। खर्चा स्टेप वाइज लगता है, तो स्टेप वाइज कॉस्ट यहां पे आपको पता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां खर्चा ज्यादा लग रहा है। ये स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं तो कितना खर्चा लग रहा है, कॉम्पिटिटर्स या इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर कर रहे हैं तो कितना खर्चा लग रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी हम कट ऑफ कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा खर्चा लग रहा है, नॉन वैल्यू एडिंग है क्या, वो सब आप इसमें निकाल सकते हो, जो ट्रेडिशनल में पॉसिबल नहीं होता। तो एक्टिविटी कॉस्ट आपको पता चल सकता है। फिर है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कि ट्रेडिशनल में भी आप कस्टमर वाइज नहीं निकाल सकते, यहां आप एक्टिविटी वाइज निकाल रहे हो, और एक कस्टमर कितने एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है ये भी तो आप पता कर सकते हो। एक कस्टमर के लिए आप कितने एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, पैकिंग, हैंडलिंग, रिटर्न्स, जो भी सर्विसेज एक कस्टमर ले रहा है वो सब आपको पता होता है। तो कौन सा कस्टमर ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा सर्विसेज ले रहा है, परेशान कर देता है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप अलग से निकाल सकते हो। तो कस्टमर की भी आप प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो कि कस्टमर कितना हमको कमा के दे रहा है, कस्टमर कितनी एक्टिविटीज कंज्यूम कर रहा है, और इस एक्टिविटी के हिसाब से हमारा खर्चा कस्टमर के ऊपर कितना लग रहा है। कस्टमर वाइज आप खर्चा नॉर्मली निकालते ही नहीं हो, आप तो प्रोडक्ट वाइज निकालते हो कि प्रोडक्ट का कितना खर्चा है और वो कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट लिए। एक्टिविटी वाइज आप नहीं सोचते हो, पर यहां हम एक्टिविटी वाइज सोच रहे हैं, और कस्टमर भी एक्टिविटी कंज्यूम कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है, रिटर्न के लिए अप्लाई कर रहा है, पैकिंग का कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, बरोबर, या बाद में कस्टमर सर्विस की रिक्वेस्ट ले रहा है, रिप्लेसमेंट, जो भी बहुत सारे आफ्टर सेल सर्विसेज भी वो हमसे लेता है। तो हम एक्चुअल एक कस्टमर से हम कितना कमा रहे हैं ये भी हम निकाल सकते हैं। तो जो भी अनप्रॉफिटेबल कस्टमर है वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो उसको आप सर्विस देना बंद कर दो, उनको बेचना बंद कर दो, और आप सिर्फ जो आपके मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर है उन पे आप ध्यान दे सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो ये सब में एबीसी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में से डिसाइड करना है कि कौन सा चैनल एक्चुअली वर्क कर रहा है, कौन से चैनल से हम कमा रहे हैं, कौन सा चैनल हमको सेल दे रहा है, और कौन सा चैनल ऐसा है जिस पे हम सिर्फ खर्चा कर रहे हैं उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग होते हैं, आप डायरेक्टली भी बेच सकते हो, फ्रेंचाइजी से बेच सकते हो,
डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे बेच सकते हो, आजकल ऑनलाइन बेच सकते हो, एजेंट के थ्रू बेच सकते हो, ब्रांच के थ्रू अपने खुद के ब्रांच खोल के आप बेच सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के गुड्स को। तो आप चैनल वाइज, क्योंकि एक्टिविटी का खर्चा आपको पता चल गया, कौन सा चैनल कौन सी एक्टिविटी कितनी कंज्यूम कर रहा है ये भी आप निकाल सकते हो। तो एक्चुअली आप देखा जाए तो एबीसी में आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का खर्चा निकाल सकते हो और फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी सेल आ रही है ये भी आपको पता होगी। तो आप उसको वन ऑन वन कंपेयर कर सकते हो कि एक चैनल आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल है, और जो भी नॉन वैल्यू एडिंग या बहुत कम प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कमा के दे रहा है वो सब चैनल्स आप बंद कर दो, वो सब आप बंद कर सकते हो, और जो प्रॉफिटेबल चैनल्स है उन पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हो। ठीक है, फिर है मेक और बाय। मेक और बाय ये एक्टिविटी के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से हमने नॉर्मल मेक और बाय क्या पढ़ा कि इनपुट कौन सा बनाएं या खरीदें, वैसे ही एक्टिविटी के लिए भी डिसीजन लिया जा सकता है कि वो एक्टिविटी हम खुद परफॉर्म करें या वो एक्टिविटी की सर्विस बाहर से ले। क्वालिटी कंट्रोल खुद भी कर सकते हैं, बाहर से भी स्पेशलिस्ट आके क्वालिटी कंट्रोल आपको करके दे सकते हैं। पैकिंग खुद भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी करके देते हैं। हर एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, आउटसोर्स करके बाहर से भी करवा सकते हो। तो आप एक्टिविटी का मेक और बाय डिसीजन एबीसी कॉस्टिंग में ले सकते हो, जो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आप ये सब नहीं कर सकते। फिर है मार्जिन। मार्जिन ठीक है, तो इसमें क्या है, डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट लाइंस और एंटायर सब्सिडरी। ठीक है, सब्सिडरी का भी आप निकाल सकते हो, एक लोकेशन का या एक कंपनी का। ठीक है, अलग अलग सिस्टम में आप किसी का भी खर्चा निकाल सकते हो, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइंस और एंटायर सब्सिडरीज। और फिर जहां हाईएस्ट मार्जिन है वहां पे आप फोकस कर सकते हो। कोई नॉन वैल्यू एडिंग या नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन पता चल गई या नॉन प्रॉफिटेबल सब्सिडरी पता चल गई तो आप उनको बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। तो ये भी आप फायदा इससे उठा सकते हो। फिर है मिनिमम प्राइसिंग। कॉस्ट जितनी एक्यूरेट होगी उतना आपका प्राइस एक्यूरेट होगा। मिनिमम प्राइस का मतलब ये है कि काफी बार ऐसा होता है कि यार एलोकेशन की वजह से खर्चा ज्यादा बढ़ गया, एलोकेशन की इनएक्यूरेसी की वजह से कोई प्रोडक्ट पे खर्चा ज्यादा बढ़ गया तो उसकी प्राइस भी ज्यादा आएगी। कॉस्ट में आप प्रॉफिट ऐड करोगे वो प्राइस थोड़ी ज्यादा आ जाएगी। अगर एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेट हो रही है तो उससे जो प्राइस डिसाइड होती है वो मिनिमम होती है, और प्राइस जितनी मिनिमम होंगी डिमांड उतनी ज्यादा मिलेगी। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हो आप, जितना प्राइस कम होगा उतना डिमांड ज्यादा होगी। तो मिनिमम प्राइस अचीव आप कर सकते हो अंडर एबीसी। एक्यूरेट कॉस्ट से एक्यूरेट प्राइस आएगी और उससे आप डिमांड बढ़ा सकते हो। मतलब गलती से जो ज्यादा खर्चे एलोकेट हो जाते थे, गलती से जो ज्यादा प्राइस डिसाइड हो जाती थी, वो ज्यादा प्राइस की वजह से डिमांड कम हो जाती थी, वो सब यहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब दिया है। फिर ये भी आप कट कर दो, प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉस्ट आपको समझेगा नहीं। और लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं सर, लिमिटेशंस ऑफ एबीसी। की तारीफें तो बहुत हो गई, फायदे तो बहुत है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, बट कुछ खामियां भी हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है। पहला है कि वो कॉस्टली है, इतना डिटेल्ड एक्टिविटीज आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर एक्टिविटीज के हिसाब से बांटोगे तो लोग ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, तो कॉस्ट भी तो ज्यादा लगेगा ना। तो कॉस्टिंग करने के लिए भी खर्चा लग जाएगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में आप शॉर्टकट लेते हो तो खर्चा कम आता है, यहां आप इतना डिटेल्ड सब करोगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा। तो इट कॉस्टली है, मतलब सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ही ये यूज करे तो बेटर होगा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे तो इतना खास फायदा नहीं होगा। फिर ये कॉम्प्लेक्स है, सब एज कंपेयर टू ट्रेडिशनली पढ़ रहे अपन कि ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में कॉस्टली है, ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको कॉस्ट को एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करना है, फिर एक्टिविटी कौन कितना कंज्यूम कर रहा है वो भी देखना है। तो अलग ही बेस पे आप दिमाग लगा रहे हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि नॉर्मली हम ये सब नहीं करते। तो वही दिया है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज आर कस्टम टू यूज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम टू रन देयर ऑपरेशंस एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम्स आर ऑफन यूज्ड इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। काफी बार ये भी होता है कि परफॉर्मेंस जो होता है ना, जो आप एम्प्लॉय का मेरिट रेटिंग करते हो, याद है मेरिट रेटिंग बताया था ना ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट में। तो मेरिट रेटिंग कर रहे हो आप, एक इंसान का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो काफी बार ट्रेडिशनल सिस्टम से उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के जो नंबर्स होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है, एबीसी के नंबर यूज ही नहीं होते। तो अगर आप एबीसी यूज कर रहे हो तो उससे परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करोगे, क्योंकि नंबर्स तो ट्रेडिशनल से आते हैं। मतलब आपको दोनों करना पड़ेगा,
फिर ट्रेडिशनल सिस्टम भी फॉलो करना पड़ेगा, और अलग से वॉलेंट्रीली इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए आपको एबीसी कॉस्टिंग भी यूज करना पड़ेगा, दो कॉस्टिंग। फिर दिया है एबीसी डेटा कैन बी इजीली मिस इंटरप्रिटेड। ठीक है, अगर आपको एक्टिविटी का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे पर एक्टिविटी ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर अगर नहीं समझ में आ रहे तो मिस इंटरप्रीट भी आप कर सकते हो, उससे फिर गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम ट्रेडिशनल सिस्टम ही फॉलो करते आ रहे हैं। पर मशीन आर, पर लेबर आर, ब्लैंकेट रेट्स, हम आसान वाला काम करते आए हैं। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर आप यूज करोगे तो मिस इंटरप्रीट होने का भी बहुत बड़ा उसमें चांस होता है। एंड मस्ट बी यूज्ड विद केयर व्हेन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई विच कॉस्ट आर रियली रेलेवेंट फॉर द डिसीजन एट हैंड। इररेलेवेंट भी काफी कॉस्ट होते हैं, वो आपको ध्यान से इग्नोर करने हैं। और ये जो है ये हमारा जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मैच नहीं होता। ठीक है, जनरली अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अलग होते हैं, एबीसी कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स अलग ही हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय दिस सिस्टम डू नॉट कंफर्म to generally accepted accounting principles. Consequently, an organization involved in ABC should have two cost systems, one for internal use and one for preparing for external reports. ठीक है, internal use कौन सी होंगी ABC, और external कौन सी होंगी ट्रेडिशनल। मतलब ABC अभी भी इतनी रिकॉग्नाइज नहीं है कि वो लॉ में, जैसे आप पढ़ते हो ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, तो इनमें अभी भी एबीसी यूज नहीं होती। तो अगर आप एबीसी यूज कर रहे हो तो वो आप स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी के लिए आपको ट्रेडिशनल सिस्टम भी फॉलो करना पड़ेगा। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए आपको ट्रेडिशनल सिस्टम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको एबीसी यूज करना है मतलब वो इन एडिशन एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा, डबल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डबल खर्चा लगेगा। चलिए सर, तो ये था आपका एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, क्लियर है? तो हमने सब पढ़ लिया सर, स्टेप्स पढ़ लिए, रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं वो भी पढ़ लिया, कॉस्ट हायरार्की भी पढ़ ली, कॉस्ट ड्राइवर के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी भी पढ़ लिया, ट्रेडिशनल और एबीसी को कंपेयर भी कर लिया। अब बस एक मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा देता हूं सर, छोटा सा, जो ओल्ड सिलेबस वालों को आता है, न्यू में भी आ सकता है 100%। ठीक है, वो एक कर लेते हैं सर, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन जून 18 का मैं करवा रहा हूं, ओल्ड सिलेबस का, जून 18 का क्वेश्चन करा रहा हूं, एक ही टाइप का है, नंबर बदल के इसी टाइप का आ सकता है। और एक जो फुल आता है वो सर आपको नहीं आएगा, एमसीक्यू में फुल जो सीए में आता है वो सब मत बताना, वो सीए फाइनल में आता है। ठीक है, वो सब मैं सॉल्व कर चुका हूं, वो आपको नहीं आ सकता, उतने झोल में पढ़ना नहीं, ये एक टाइप का बस करके जाना, उससे ज्यादा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट एक्स यूजेस एबीसी फॉर इट्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। वन ऑफ द एक्टिविटी कॉस्ट पूल इज पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पार्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करना ही एक एक्टिविटी है। टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट फॉर दैट पूल वाज 5,50,000 एंड द एक्सपेक्टेड एक्टिविटी वाज 2,000 पार्ट टाइप्स। 2,000 पार्ट के टाइप्स होंगे, तो 2,000 अलग अलग पार्ट्स के टाइप को एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इफ द प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 1,200 पार्ट टाइप्स एंड देन द अमाउंट ऑफ ओवरहेड एलोकेटेड टू इट वुड बी। टोटल 2,000 है, 2,000 में से 1,200 पार्ट प्रोडक्ट बी के हैं, तो बताइए 5.5 लाख का जो टोटल ओवरहेड है वो बी पे कितना एलोकेट होगा एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, बोलो सर, तरीका सेम है, सिर्फ बेस क्या हो जाएगा एक्टिविटी, और वो यहां पे क्या है पार्ट टाइप्स। बोलो, तो आप पहले रेट निकालो, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या है पार्ट टाइप इज द एक्टिविटी ड्राइवर, तो पहले आप रेट निकालो। रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट दैट इज 5,50,000। टोटल कॉस्ट कितना है 5,50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर टोटल, यानी कि 2,000। तो पर ड्राइवर क्या रेट है 5,50,000 डिवाइडेड बाय 2,000 दैट कम्स टू 275 पर पार्ट। अब जो जितना पार्ट कंज्यूम करेगा उसको उतना खर्चा बैठेगा। तो बी कितना पार्ट यूज कर रहा है 1,200, तो 1,200 के हिसाब से 275 पे चार्ज होगा, तो 3,30,000। ठीक है, तो बी पे जो 1,200 पार्ट यूज करता है उस पे
3,30,000 का एक्सपेंस चार्ज होगा। क्लियर है? बस ऐसा करना है। ये पहला फॉर्मूला था जो मैंने थ्योरी में पढ़ा है और ये सेकंड फॉर्मूला है। ठीक है, यही है जो हमने पढ़ा है, ये वही है। लिख लो, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, भले स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसको। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट 2 से 3 हो जाएंगे, खर्चे का नंबर बदल जाएगा, टोटल पार्ट्स वो एक्टिविटी का नाम बदल जाएगा, एक्टिविटी का नाम बदल जाएगा, पर दिया यही रहेगा कि कुछ टोटल खर्चा है, कुछ टोटल कॉस्ट ड्राइवर है, फिर उस कॉस्ट ड्राइवर में से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना यूज कर रहा है वो दिया रहेगा। तो बस आपको टोटल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करना है, तो रेट पर कॉस्ट ड्राइवर आएगा और वो रेट को वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितना कॉस्ट ड्राइवर यूज कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करना है। कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, नंबर्स बदलते रहेंगे, इतना अपने आप को आप थोड़ा सा ग्रो करो कि आप नंबर्स को हैंडल कर लोगे। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो, तो कंसेप्ट बहुत इजी है। चलिए सर, तो ये हो गया आपका एबीसी कॉस्टिंग। ओल्ड वालों को 4 मार्क मिल गए और न्यू वालों को 2 मार्क मिल गए। ठीक है, तो आई होप कॉस्ट ड्राइवर आपने मेरे साथ साथ याद कर लिए जो मैंने 4 बताए थे, R&D, कस्टमर सर्विस, ये सब जो थे। फिर आपने ये इसके भी एग्जाम्पल लिख लिए। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से बताओ, मतलब घुमा फिरा के आएंगे। एग्जाम्पल दिया होगा कॉस्ट का, आपको पूछा रहेगा कौन से लेवल का है, या लेवल दी रहेगी, बताओ इनमें से कौन सा इस लेवल का है या कौन सा इस लेवल का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब समझा हुआ है, 1-2 बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको पॉजिटिव या नेगेटिव दिया जाए, आप आसानी से उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब जो है सर एग्जाम्पल देता हूं 1-2, चलो बोलो। नॉट अ बैच लेवल एक्टिविटी, कौन सी बैच लेवल एक्टिविटी नहीं है? नेगेटिव। मटेरियल ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग तो पूरा बैच का होगा, तो यस ये तो मतलब बैच लेवल है। सेटअप ये भी बैच लेवल है। इंस्पेक्शन ये भी बैच लेवल है। लेकिन एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ कंपनी, कंपनी का पूरा एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ये तो फैसिलिटी लेवल हो गया, फैसिलिटी लेवल। तो कौन सा बैच लेवल नहीं है? डी ऑप्शन। बस ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, कुछ और खास नहीं है। और एक कोई तो ओल्ड सिलेबस का एक क्वेश्चन है, मैं बस बता देता हूं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया है, वो भी ओल्ड सिलेबस के, ये वाला है। ठीक है, ये बस पढ़ लो। कंसेप्ट्स ऑफ एबीसी वेयर डेवलप्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ यूएस ड्यूरिंग कौन से ईयर, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, ये मॉड्यूल में सिर्फ ओल्ड सिलेबस को दिया है, न्यू वालों को नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आता है 70-80, 1970 से 1980 के बीच में यूएस में एबीसी कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाई गई थी। ठीक है, तो बस ये याद करना है। हो सकता है ओल्ड में भी आ जाए, भगवान कुछ भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, तो ये न्यू वाले भी पढ़ के जाएं। ठीक है सर, ये भी एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो, 2 प्रोडक्ट हैं, उनका ओवरहेड कॉस्ट है टोटल 3.5 लाख। ठीक है, कॉमा गलत हो गई है, 3,50,000 है। और फिर आपको दिया है कि टोटल एक्टिविटी है 3,500, 3,500 पार्ट टाइप्स, और वाई यूज कर रहा है 2,000। तो बताओ वाई पे कितना एलोकेट होगा? सेम 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,500, तो रेट आएगा, उसको 2,000 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आई थिंक 2 लाख आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा, पैटर्न सेम रहेगा, नंबर्स बदलते रहेंगे, आपको करना वही है। चलिए सर, तो आई थिंक मैंने काम की सारी चीजें बता दी हैं। अब आपका टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस पे भी आ सकता है, सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दिया था, सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बोलो सर क्या आएगा? अब ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्राइवर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पूल,
असाइनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स। बोलो क्या होगा इसमें, क्या पढ़ा था हमने, याद करो, बोलो क्या क्या मतलब पढ़ा था हमने। अब इसमें फॉर्मूले के हिसाब से भी याद कर सकते हो, मतलब ट्रिक बता रहा हूं। फॉर्मूला कैसे बनता है, पहले न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, डिवाइड करके आता है रेट। जो पहला फॉर्मूला नहीं पढ़ा, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालना है अगर मुझे, तो मुझे पहले न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर क्या है, कॉस्ट, न्यूमरेटर क्या है, कॉस्ट। पहले आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फिर ड्राइवर निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करके रेट निकालना पड़ेगा, और फिर रेट को मल्टीप्लाई करके रिसोर्स से आप क्या निकालोगे, एलोकेशन। बोलो, तो सबसे पहले क्या है, पूल, पहले आएगा कॉस्ट्स, दूसरे नंबर पे आएगा ड्राइवर, फिर तीसरे नंबर पे आएगा डिवाइड करके आप उनको क्या निकालोगे, रेट, और फिर रेट को मल्टीप्लाई करके असाइनमेंट करोगे। ऐसा फ्लो आएगा। तो क्या आएगा, 3 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 आए ख्याल में। फॉर्मूले से कनेक्टेड है, फॉर्मूले से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको सारे पंचवर्ड, सारे कंसेप्ट ख्याल में आ गए होंगे, सारे एग्जाम्पल्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि अब एबी से जो पूछना है पूछ लो, हमको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करना भाई, वीडियो लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ बिल्कुल देखना है सर, 11 बजे ही आएगी इसी चैनल पे, वीजी स्टडी हब पे, ठीक है। और कमेंट करके बताएं जो भी आपको मतलब इसमें एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच।